नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 23 जुलाई को पेश होगा मोदी 3.0 का पहला बजट। बजट से पहले पीएम मोदी ने आज नीति आयोग और अर्थशास्त्रियों के साथ की अहम बैठक। विकसित भारत के रोड मैप पर नजर। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा गुजारा भत्ता। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले पर अब राजनीति शुरू। मुस्लिम संगठनों ने कहा, यह फैसला शरिया कानून में दखल है, मर्दों के साथ नाइंसाफी। अरविंद केजरीवाल पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। ईडी की चार्जशीट से हो रहे बड़े बड़े खुलासे। रद्द हो सकती है आम आदमी पार्टी की मान्यता। नेता छोड़ रहे अब केजरीवाल का साथ। नीट मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में दाखिल की रिपोर्ट। तो वहीं आखिरी समय में आज सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। 18 जुलाई को होगी अब अगली सुनवाई। मनीष वर्मा को नीतीश कुमार ने दी बड़ी जिम्मेदारी। बनाया जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव। मिली आरसीपी वाली सारी जिम्मेदारी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बजट से पहले एक्शन में मोदी सरकार की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। इसे लेकर सभी तरह की तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। हर बार की तरह इस बार के बजट में भी क्या कुछ खास होगा, इस पर पीएम मोदी की भी नजर है। यही वजह है कि पीएम मोदी अर्थशास्त्रियों से लेकर अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक पर बैठक कर रहे हैं। पीएम मोदी बजट की हर एक चीज को अपने स्तर से देखना और समझना चाहते हैं, ताकि बजट आम जनता के अनुरूप बने। रूस और ऑस्ट्रिया के सफल दौरे के बाद आज पीएम मोदी अर्थशास्त्रियों के साथ बड़ी बैठक की। बैठक में निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं। बैठक में अर्थशास्त्रियों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अन्य सदस्य भी शामिल हुए। इस बैठक के दौरान मुख्य रूप से आम बजट के प्रावधानों के जरिए विकसित भारत का रोड मैप तैयार करने, निवेश हासिल करने के लिए आर्थिक सुधार की रफ्तार तेज करने और मध्य निम्न मध्यम वर्ग को राहत देने के उपायों पर बातचीत की गई है। बजट को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है? देखिए, ये बजट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि कोई सरकार 5 साल तक क्या करेगी, उसकी नींव रखने वाला बजट होता है। जब सरकार बनने के बाद पहली बजट को पेश किया जाता है, उससे रूपरेखा तय होता है और 1 साल के अंदर जो जो नींव आप डालते हैं वो काम 5 साल में पूरा होता है। ये मौका जिस किसी सरकार ने मिस किया, आप ये समझिए कि ट्रेन छूट गई। फिर 2029 में जब चुनाव आएंगे तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ऐसी सरकारों को, क्योंकि वो ट्रेन मिस हो चुकी होती है। प्रधानमंत्री मोदी इस चीज को समझते हैं कि पहला बजट और लाल किले पे पहला भाषण वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें लाई। वो उसका कारण ये था कि 2014 के बाद जो पहला बजट आया था वो पाथ ब्रेकिंग था, और जो पहला भाषण था वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक विशेष, वो एक स्थान बना गया जनता के दिलों में। तो ये बजट ठीक वैसा ही है, क्योंकि सीटें कम आई हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने विवेचना नहीं की है। जो लोग चुन करके आए हैं, जो मंत्री आए हैं, आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन ये कहना पड़ेगा, एक फटीग नजर आ रहा है मंत्रियों में भी। वो ऊर्जा इनके चेहरों में नजर नहीं आ रही है। ज्यादातर मंत्रियों के, उनको लगता है कि ये ठुलमुल रवैया, उससे काम चल जाएगा। पता नहीं किस बात की संकोच और किस बात की परेशानी है इस सरकार में मंत्रियों को, लेकिन काम तो काम है। तो पहला बजट आपको विकास के नए मापदंड जिसकी बारे में आप बातचीत करते हो, उसकी नींव रखने वाली होनी चाहिए। और दूसरा, जो 15 अगस्त का भाषण होगा वो इतना इंपॉर्टेंट होगा, वो तय करेगा कि ये सरकार 5 साल पूरा कर पाएगी भी या नहीं कर पाएगी।
जी, अब बात करते हैं मुस्लिम महिलाओं के हक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जिस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। अब इस फैसले को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने आज एक अहम बैठक बुलाई। कोर्ट के फैसले का कई मौलानाओं ने विरोध कर दिया है। बैठक में शामिल मौलानाओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरिया कानून में दखल है। शरिया कानून का पालन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। मौलानाओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला साहबानो केस की पुनरावृत्ति है, तो वहीं कई लोगों ने इस फैसले का स्वागत भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन मुस्लिम गैंग में क्यों हड़कंप मच गई है? वो साफ साफ कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के संविधान में यकीन नहीं रखते, सुप्रीम कोर्ट में यकीन नहीं रखते, उनको शरिया कानून चाहिए। शरिया कानून में जब मन चाहे आप जो है पत्नी को तलाक दे दे, घर से बाहर निकाल दे और आप सारी जिम्मेदारियों से आपका जो है वो पिंड छूट जाएगा। तो ये जो मौलाना हैं यही लोग तो थे, यही गैंग, यही जमीयत उलमाए हिंद, यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, नो सीए, नो एनआरसी, यही सब कह रहे थे ना। और संविधान को लेकर के चलेंगे, संविधान को बचाना है। भाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके अंदर अंदर अपने अपने मौलानाओं को आप आगे करके इसका विरोध करवा रहे हो, तो मुस्लिम समाज को तो सोचना पड़ेगा कि शरिया चाहिए या आपको सेकुलर कानून चाहिए। देश सेकुलर चाहिए इनको, लेकिन कानून इनको शरिया वाली चाहिए। मैं तो शुरू से इस बात का कहने वाला हूं कि जो हमें फंडामेंटल राइट मिला हुआ है संविधान से कि अपने धर्म के मुताबिक जो है हमारे ऊपर कानून जो है वो लागू हो, मैं तो कहता हूं कि भाई पूरी तरीके से शरिया कानून लगाओ। सिर्फ पर्सनल लॉ क्यों, क्रिमिनल लॉ भी लगाना चाहिए। या आधा मुसलमान बनने से काम चलेगा कि भाई क्रिमिनल लॉ में नहीं चाहिए, वहां कड़े कानून है, चोरी करोगे हाथ काटे जाएंगे। तो ये इस तरह का कानून जो है वो आपको कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप, यही आप चाह रहे हो कि आप जो है समय के साथ नहीं चलेंगे। हमको शरिया कानून चाहिए, लेकिन क्रिमिनल लॉ जो है वो हिंदुस्तान का चाहिए, संविधान का चाहिए। तो ये देखिए, ये मन बढ़ा हुआ है इन लोगों का, मौलवी मौलानाओं का। ये अपनी बात जिस तरीके से और जिस हिसाब से रख रहे हैं वो मुस्लिम महिलाओं की सरासर बेइज्जती है, एक नंबर। और नंबर दो, अगर आपको विरोध भी करना है तो आप कहिए भाई हम चले जाएंगे रिव्यू में, कोर्ट के दरवाजे खुले हुए, आप रिव्यू में जाइए। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम तो सड़कों पे भी उतरेंगे, पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी करेंगे। भाई क्यों ना, अभी आपने इस इंडी गठबंधन के लोगों को थोक में वोट दिया है, तो जाइए उनके दरवाजे पे, कहिए कि सामने आए, सब लोग सामने आकर के कहें कि भाई हम जब आएंगे तो शरिया कानून लगाएंगे। यही तो दो रास्ता बचा हुआ है। तो ये देखिए, ये हिंदुस्तान में ये चलता रहेगा। कुछ लोगों ने कसम खा लिया है कि उनको समय के साथ नहीं चलना है, उनको जो है बिल्कुल रूढ़िवादी कट्टरपंथी रास्ते पे ही चलना है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि हिंदू समाज का एक, इसको कह सकते कि दोगली बातें करने वाला वर्ग, जो इनको भी इन काम में इनकरेजमेंट दे रहा है। अब बात अरविंद केजरीवाल पर टूटे मुसीबतों के पहाड़ की। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के सामने एक नहीं बल्कि कई सारी मुसीबत आ खड़ी हो गई है। ईडी की चार्जशीट से रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। चार्जशीट में मनी ट्रेल का खास करके जिक्र किया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी को भी शराब घोटाले मामले में आरोपी बनाया गया है, जिससे अब आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द होने की खबर है। कल का दिन केजरीवाल के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल ही इस पूरे मामले को लेकर
पेशी की तारीख भी तय की गई है। तो इधर आम आदमी पार्टी के अंदर तकरार, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी शुरू हो गई है और बड़े बड़े नेता केजरीवाल का साथ छोड़ रहे हैं। पिछले 4 महीने में कम से कम 4 ऐसे बड़े नेता हैं जो पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं, जो झाड़ू के निशान पर विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। इनमें मंत्री, विधायक से पूर्व विधायक तक शामिल है। कल कोर्ट में सुनवाई होनी है, उससे पहले क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी में? देखिए, बेशर्मी की इंतहा है। अब तो चार्जशीट को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। जज ने कह दिया कि देयर इज सफिशिएंट प्रूफ ऑफ रॉन्ग डूइंग्स बाय अरविंद केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी। थोड़ी सी भी शर्म हया होती अरविंद केजरीवाल में, सत्ता की लालसा नहीं होती, देश की गरिमा, दिल्ली की जनता का मान सम्मान होता, तो ये व्यक्ति अभी तक इस्तीफा दे दिया होता। अब आम आदमी पार्टी ये नहीं कह सकती, ये आम आदमी पार्टी अब नहीं कह सकती कि प्रूफ नहीं है तो कुछ मिला नहीं, जबरदस्ती हमें जेल में डाला जा रहा है पार्टी को। क्यों? क्योंकि चार्जशीट दायर करने के बाद उसको कॉग्निजेंस में लेना अब मामला कोर्ट का हो गया है। कोर्ट भी अब प्राइमा फेसी ये मान रही है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। कोर्ट ये नहीं मान रही कि आप पाक साफ हो, और इसलिए चार्जशीट जब दायर कर दिया जाता है और सुनवाई और पेशी हो जाती है, अब क्या बचा? अब कोर्ट ये तय करेगा। अब सारी चीजें कोर्ट के पास है। अब आगे की जो भी कार्रवाई होगी, कि जिसमें बेल से लेकर जिरह तक, बहस तक और फैसले तक, ये अब कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आ गया है। अब जब कोर्ट ने ये मान लिया है कि चार्जेस जो लगाए गए हैं उसके पीछे सॉलिड सबूत है, तो केजरीवाल को तब तक तो इस्तीफा दे देना चाहिए। कहां है भाई आम आदमी पार्टी के लोग? कुछ नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अब ये करेंगे क्या? ये अपने भी जाएंगे और कोर्ट में या आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, इस सब का नाम लेकर के इन लोगों को भी जेल का हवा खिलवाएंगे। यही कुछ होना है। अब इस केस में कुछ बचा नहीं। नाउ इट इज एन ओपन एंड शट केस। जिस तरीके से जो व्हाट्सएप चैट्स और सारी चीजें जो ईडी ने चार्जशीट के अंदर डाला है, उससे दिन के उजाले की तरह साफ हो गया है कि केजरीवाल कोई कट्टर ईमानदार नहीं, केजरीवाल के ऊपर कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं, केजरीवाल को तोड़ने, पार्टी को फोड़ने, सरकार को गिराने के लिए कोई साजिश नहीं। ये सीधा सीधा प्योर करप्शन का मामला बन गया है। जी, अब बात करते हैं नीट यूजी पेपर लीक मामले की। नीट मामले में सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी है। जांच एजेंसी ने सीलबंद लिफाफे में आज रिपोर्ट पेश की है। तो वहीं आज ही इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई भी होनी थी, पर अंतिम समय में सुनवाई टल गई। 38 याचिकाओं पर सुनवाई अब 18 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले को लेकर फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित भी रखा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनडीए के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए समय दिया है। क्या लगता है 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट कुछ बड़ा फैसला सुनाएगा? बिल्कुल बड़ा फैसला होना चाहिए। आपने एग्जामिनेशन के पूरे सिस्टम का ही, जिसको कह सकते हैं कि तबाह और बर्बाद कर दिया। जब स्टूडेंट्स को, आम जनता को, पेरेंट्स को आपके ये पूरे टेस्टिंग सिस्टम के ऊपर से भरोसा उठ जाए, तो फिर ये तो एग्जामिनेशन का कोई माने मतलब नहीं है। इसमें अब तक तो बहुत सारी कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। वो जो पकड़े जा रहे हैं वो अलग कहानी, लेकिन एनटीए के ये सब जो अधिकारी वर्ग है, जिनके अथॉरिटी के अंदर ये सारे टेस्ट किए जाते हैं, इनके नकारापन तो ऑलरेडी तो एक्सपोज हो चुका। एक्शन कहां है? तो वो एक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और उनके फैसले से होगा। एक बात, लेकिन सीबीआई की तरफ से एक और चौंकाने वाली खबर आई है कि बहुत सारे लोग वो जो वीडियो बना रहे थे और वो जो
गवर्नमेंट के वेबसाइट्स को दिखा रहे थे, इसमें इन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है। कुछ बातें तो सही निकल रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अफवाह, वो टूल किट गैंग काम कर रहा था ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी जरूरी है कि जिन्होंने इस मुद्दे को भुनाने के लिए, इस मुद्दे के ऊपर राजनीति करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए ये जो फॉल्स प्रोपेगेंडा, झूठ अफवाह का जो बाजार इन लोगों ने गर्म किया, इन लोगों के खिलाफ भी सीबीआई को केस दर्ज करना चाहिए। जी, आज की आखिरी खबर में बात बिहार की राजनीति से जुड़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा ने हाल ही में जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की थी। जेडीयू में मनीष वर्मा की एंट्री के बाद से ही लगातार इस बात के कयास थे कि पार्टी में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जेडीयू ने अब मनीष वर्मा की जिम्मेदारी का ऐलान भी कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है। पूर्व आईएएस मनीष वर्मा को संगठन की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मनीष वर्मा को मिली नई जिम्मेदारी के बाद अब ये चर्चा और तेज हो गई है कि क्या जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद मनीष वर्मा ही नंबर 2 होंगे। क्या लगता है, ये नंबर 2 के नेता बन गए हैं? देखिए, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि क्या रोग पकड़ लिया है हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को। आपको नेता नहीं मिल रहे। इतने साल से जेडीयू बिहार में एक्टिव है, आपके पास एक भी नेता नहीं मिला। आपको पूर्व आईएएस ऑफिसर चाहिए पार्टी को चलाने के लिए। ये क्या मतलब है? आपको प्रचार करना है तो एजेंसी हायर करते हो, आपको उम्मीदवारों का सिलेक्शन करवाना है तो उसके लिए सर्वे वाले एजेंसी को हायर कर लेते हो। ये प्रशांत किशोर जैसा दुकान आजकल तो बहुत खुला हुआ है। ये सारे जो फैसले हो रहे हैं, और इसमें मैं आपको बता दूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, अब आरजेडी हो, ये तमाम लोग, एक दो ऊपर लीडर होता है और बाकी कार्यकर्ताओं के पैर को जो है तोड़ दिया जाता है, लंगड़ा बना दिया जाता है, अपाहिज कर दिया जा रहा है। ऐसे पार्टी सिस्टम चलेगा? भाई क्यों लोग राजनीति के क्षेत्र में फिर काम करेंगे? सारा काम एजेंसी करना है, सारा काम जो है मैनेजमेंट वालों को से करवाना है, और जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो पद है, प्रतिष्ठा है, वो पूर्व आईएएस ऑफिसर्स को देना है। तब तो तमाम आईएएस ऑफिसर जो जो सरकार के अंदर काम कर रहे होंगे, सब जो है मनीष वर्मा की तरह ये सोच रहे होंगे भाई अभी झारखंड की सरकार है वहां, तो वहां लगे रहो साथ में। रिटायरमेंट होगा, रिजाइन करेंगे और उसके बाद नेता बन जाएंगे। यही काम भारतीय जनता पार्टी में भी होगा। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, कोई आईएएस अधिकारी है, चुनाव लड़ना चाहता है, चुनाव लड़वाइए, कोई इशू नहीं है उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आप पार्टी का ही सर्वसर्वा बना देंगे उसको, तो ये पार्टी के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के जो पार्टी सिस्टम है हिंदुस्तान में, इसके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। ये बात और है कि जेडीयू के अंदर में भी इस फैसले को लेकर बड़ा घमासान चल रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।